एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल BBC स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको NCERT बुक को लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ाया और बताया समझाया जाता है। यदि आप भी किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको NCERT बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या भी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम या आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी NCERT बुक है और NCERT बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपनी हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग अपनी NCERT बुक ज़रूर सामने रख लें और जहाँ पर भी कोई भी डाउट्स हो आप उसे कमेंट सेशन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं और इस पर लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा था, मिलर तथा यूरे का प्रयोग पढ़ा था और साथ में उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे जीवन के स्वरूप के बारे में। तो आप लोग भी अपनी NCERT किताब जरूर सामने रख लें और जो भी टॉपिक्स बताए जाएँ आप उसे अंडरलाइन जरूर कर लें। जैसे यहाँ पर जीवन स्वरूप का विकास एवं एक सिद्धांत दिया गया है कि जीवन का स्वरूप क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे इसकी एक्टिविटी कैसे ये वर्क करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। तो जैसे आप लोग अपनी जैसा कि हम बार कह रहे हैं कि आप लोग अपनी NCERT किताब जरूर सामने रखिए और जहाँ पर भी कोई भी आपको डाउट्स आते हैं आप उसे बेझिझक डाउट कमेंट सेशन में कमेंट करके उसे आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हमारे जीव जंतुओं की एक विशिष्ट ईश्वरीय शक्ति ने हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बनाया और उसमें हमारा विकास हो रहा है और हम कैसे आगे वृद्धि विकास कर रहे हैं। तो एक ईश्वर शब्द का यहाँ पर प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत बताते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि आपका बाइबल के अनुसार, आपके बाइबल के साथ साथ आपके हमने पढ़ा था हिंदू धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार, आपके कुरान के अनुसार। तो इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा की थी और उसी को हम और आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। 3 अभिधान है। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सृजित हुए होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणाएं HMS बीगल, जो कि आपके डार्विन के जहाज का नाम था, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के जहाज का नाम क्या था आपका MS बीगल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहाज का जो चार्ल्स डार्विन था, चार्ल्स डार्विन के जहाज का क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा आपका बीगल। ये शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखिएगा कि जो MS बीगल ये आपके चार्ल्स डार्विन के जहाज का नाम था, जिन्होंने 10 मार्च से होकर के अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था और उस यात्रा में के दौरान उन्होंने 5 साल अपने जीवन ग्रंथ में उन्होंने फिंच पक्षी का अध्ययन करते हुए इसका पूरा वर्णन किया था। और साथ में ध्यान रखिएगा कि जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी नाव तथा अपनी जो जहाज था तथा उस फिंच नामक पक्षी के एक चोंच का वर्णन किया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें मुख्य रूप से जो चार्ल्स डार्विन का जहाज था वो 90 फीट का लंबा था और उसका नाम जैसे हमने पढ़ा हरमजिस्टर MS बीगल, ठीक है। तो ये बता सकते हैं। नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कामोवेश आपस में तो समानताएं रखते हैं, बल्कि उन जीवों रूपों से समानता है जो करोड़ों
वर्ष पूर्व समय विद्यमान थी, अब बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं है। यहाँ पर धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ साथ, समय के साथ साथ कई जीव जंतु क्या होते हैं, उत्पत्ति होती है, नए लक्षणों वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, और हर साल अनेक प्रकार के जीवों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों की धीमी विकास होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ये उत्पन्न होती रही, निहित होती रही। जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम भी बना सके। दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिकता संतानित हुई, अंत में उनका वर्ण हो गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। अर्थात ध्यान रखिएगा, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राकृतिक जिसका चयन करेगी वही जीवित रह पाएगा। अर्थात प्रकृति जिसका, जो प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेगा, प्रकृति उसे क्या कर देगी, मार देगी। प्रकृति बहुत निर्दयी है और बहुत क्रूर है और अच्छे के लिए बहुत ही अच्छी है। तो उनका कहना था कि जो प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेगा, प्रकृति उसे क्या कर देगी, मार देगी। अर्थात जो जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा वो संतान उत्पन्न करने में अक्षम थे, तो उनकी क्या हो गई, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन जिनमें जनन करने, प्रजनन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, उनका प्रकृति ने वर्ण किया और वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। इसी के और आगे समझते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या बताएंगे। प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया। तो जैसे हमने पढ़ा कि विकास शब्द का प्रयोग हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था, और विकासी विचारों का जनक किसे कहा जाता है, एपिक्यूरस को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया गया। आइए एक प्राकृतिक वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉलेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मलयाका आर्कोपेलोगो पर काम किया। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाले। समय गुजरने के साथ साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते रहे तथा इसे पूर्वज की हिस्सेदारी होती रही। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय, युगों, अवधियों और कालों पर विद्यमान थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये क्या होते गए, विलुप्त होते गए। में विद्यमान थे। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के समय साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो कई हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी है, जो कि आपके, अगर हम इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे तो आपके ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत आता है कि कैसे एक हीलियम नामक पदार्थ था और बिग बैंग थ्योरी हमने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब दिया था वहाँ पर इसका पूरा वर्णन किया था और समझाया था कि किस प्रकार से आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड से कैसे आपका कांट लाप्लास थ्योरी और आपके ब्रह्मांड से कैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके पूरे संपूर्ण विस्तार हमने उसका वर्णन किया। तो अगर अभी आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पड़ी हुई है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। अब विकास के क्या क्या प्रमाण मिले, तो सबसे विकास के प्रमाण के संबंध में आप ये कह सकते हैं कि जो विकास के प्रमाण वो विकासीय क्रम के आधार पर आपके फॉसिल्स के बेस पे मिले। किसके आधार पर, फॉसिल्स के बेस पे। फॉसिल्स की खोज और इसकी स्थापना के बारे में अगर चर्चा करें तो फॉसिल्स की अवधारणा सर्वप्रथम आपके चार्ल्स लायल ने प्रस्तुत की थी तथा इसकी स्थापना क्यूवियर ने की थी।
जिन्होंने फॉसिल्स के बेस पर इसका विस्तृत अध्ययन किया और इसका वर्णन किया। तो ध्यान से समझिएगा और इनके बारे में देखिएगा। और बहुत से ऐसे अंग हैं जो विकासीय क्रम के आधार पर उनमें परिवर्तन हुए और उसमें विकासीय क्रम के आधार पर अलग अलग प्रकार से परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों में कितने प्रकार से उनमें परिवर्तन हुआ उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कार्य के आधार पर, रहने के आधार पर, भोजन के आधार पर किस किस प्रकार से उनमें परिवर्तन हुए, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई हैं। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान हैं। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती हैं और भू पृथ्वी अर्धपृष्ठ का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। जैसे क्या होता है, पानी बह रहा होता है, तो पानी बह करके क्या आता है, आपकी बहुत अधिक मात्रा में धूल, मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर, जीवाश्म, सड़े गले मृत पदार्थ को बहा करके किसी एक क्षेत्र पर एकत्रित करता रहता है। तो हर साल जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर जो सड़े गले मृत पदार्थ के जीव जंतु, अंडे, उनके मांस आते हैं, तो वो वहाँ पर कोई जंतु मर जाता है तो उसके ऊपर वो बार बार क्या की जाती है, तो आपकी कई लेयर बनती चली जाती है, जिसे हम तलछट कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछट। तो जो जीव जंतु नीचे दबता चला गया तो उसके ऊपर क्या बन गई, एक स्ट्रक्चर, एक आर्टिफिशियल कहा जाए तो एक डिज़ाइन बन गई। उस डिज़ाइन को जब कई हजारों करोड़ों वर्ष बाद खुदाई की गई तो वो फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं, जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। रूप पाए गए जो कि संभवतः उन विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे, उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। वे विलुप्त जीवों जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आपके वर्तमान में अगर हम बात करें मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स की, तो ये हमारे पूर्वज ही आपके डायनासोर, या कहा जाए तो डायनासोर के युग के ही जीव हैं, जो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लिए और आज भी जीवित बने हुए हैं। यहाँ पर जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ट्राइसेरेटोप्स और टायरेनोसोरस और टेरेनोडॉन, ये उड़ने वाले डायनासोर थे जो काफ़ी ऊंचाई में उड़ करके काफ़ी भारी, जैसे आज के वर्तमान में जैसे हाथी होते हैं, उतने बड़े बड़े जीवों को ये उठा करके खा सकते थे। और जैसे आपका क्रोकोडाइल, जो कि आपका वर्तमान में जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं, तो ये हमारे पूर्वज ही आपके पुरातन जीव माने जाते हैं। और आर्क्योप्टेरिक्स, ये एक ऐसा पक्षी था जो कि आपके कहा जाए तो इसमें पूंछ भी थी और उड़ने के लिए पंख भी थे। तो ये रेप्टाइल और आपके बीच, पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी भी मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, जो आर्क्योप्टेरिक्स है, क्या आपका आर्क्योप्टेरिक्स, इसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे आपका रेप्टाइल अर्थात रेंगने वाले जो जंतु हैं और आपके पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। ये आपका पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है, इसके फॉसिल्स प्राप्त हैं। उन फॉसिल्स के आधार पर इसका वर्णन किया जा सकता है कि इसकी जो चोंच थी वो कौवे के आकार की थी, लेकिन कौवे की जैसे चोंच होती है उस चोंच के आकार की इसकी भी चोंच थी, लेकिन इसकी चोंच के अंदर क्या थे, दांत पाए जा रहे थे और इसमें पूंछ थी और पूंछ में छोटे छोटे फिन लगे हुए थे जो इसे उड़ने में मदद करते थे और ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकता था, आ जा सकता था, उड़ सकता था और शिकार कर सकता था। इसी प्रकार और हम देखते हैं, ये आपका स्टेगोसोरस और आपका ब्रैंकियोसोरस, ये आपके ब्रैंकियोसोरस जो थे ये आपके शाकाहारी जीव थे। क्या थे? मुख्य रूप से शाकाहारी जीव थे। और यह भी कहा जाता है कि जो डायनासोर की विलुप्ति हुई तो एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी में गिरी, जिसके कारण से हमारे पूरे आपके पृथ्वी पर धूल, मिट्टी तथा अन्य गैसों का वातावरण बन गया, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाई और हमारे वातावरण इतना आपका ठंडा हुआ कि वो धीरे धीरे सभी जीव जंतु मर गए। और कुछ धारणा ये भी कहती है कि हमारे पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के डायनासोर सभी क्या थे, उस तापमान को नहीं सह पाए और मर गए, और जो भूमिगत चले गए, जो पानी के अंदर चले गए, वही जीव जीवित रह पाए और आज वर्तमान में जीवित हैं। तो ये बता सकते हैं। और भी थ्योरियाँ कहती हैं कि आपके जो डायनासोर की मृत्यु हुई वह भोजन
जैसे कि हमारे उल्का पिंड गिरी और पूरे पृथ्वी पर धूल मिट्टी के बादल छा गए, जिससे सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकी, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और पेड़ पौधे सभी क्या हो गए, सूख गए, जिसके कारण से इनकी ब्रैकियोसोरस की मृत्यु होने लगी और धीरे धीरे ये मरने लगे। और जो मांसाहारी जीव थी वो इनको धीरे धीरे खाने लगे और भोजन भूखे रह जाने के कारण से उनकी सभी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और आगे देखते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे क्या दिया है, अध्ययन बतलाते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के रूप में विभिन्न कालों में प्रकट हुए इन सभी पैलियोक्लैसिकल पुरातन जीवी प्रमाण कहा जाता है। क्या तुम्हें याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार होती है? रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव घड़ी का विकास किसने किया था? बर्ड वुड ने किया था। किसने किया था? आपके बर्ड वुड ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव घड़ी की खोज किसने की थी? आपके बर्ड वुड ने की थी। तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या है? विकास के लिए गुणात्मक समर्थन भी अर्नेस्ट हेकल द्वारा प्रस्तावित किए गए। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण, मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़ों की श्रृंखला विकसित होती है, जिसे गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं तथा किसी अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। परंतु यह प्रस्ताव कार्ल अर्नेस्ट वेयर द्वारा सावधानीपूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता है, वह भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय अवस्था के जैसे होता है। तुलनात्मक शरीर विज्ञान, शारीरिकी व आकृति विज्ञान, आकार की फिजियोलॉजी के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता एवं भिन्नता दर्शाते हैं। इस प्रकार की समानताओं को समझे पूर्वज के साथ रिश्तेदार के रूप में जाना जा सकता है। जैसे जैसे विकासीय क्रम हुआ, जिन अंगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उनका विकास हुआ और जिन अंगों की आवश्यकता नहीं हुई वो धीरे धीरे क्या हो गए, अपकर्षित हो गए, जिन्हें अफसोसी अंग के रूप में जाना गया। अफसोसी अंग जैसे पहले मनुष्य में भी क्या होती थी, एक पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उसका धीरे उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गई, अपकर्षित हो गई। अपकर्षित होने के पश्चात यह कह सकते हैं कि वह उपयोग नहीं हुई, जिसके कारण से वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। पहले मानव के भी काफ़ी बड़े बड़े क्या होते थे, कान होते, जैसे खरगोश होता है ना, उसी प्रकार पहले मानव के भी काफ़ी बड़े बड़े क्या होते थे, कान होते थे, लेकिन उनमें उनका उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे वो भी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ऐसे और दूसरी अगर हम चर्चा करें तो पहले आंखों की प्लीका हुआ करते थे, जैसे कि आपने बाज उल्लू में देखा होगा, उसकी हमने एक वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर आप वो जा करके देख सकते हैं कि कैसे एक प्लीका होती है जो आपके प्रकाशीय से बचाने के लिए, धूल मिट्टी के कणों से बचाने के लिए, पानी में देखने के लिए वो प्लीका क्या होती थी, बंद हो जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उपयोग न होने के कारण वो क्या हो गई, अफसोसी हो गई। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अफसोसी अंग कहलाते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए भेड़, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी अग्रपद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप करते हैं। तो जैसे आपका इसे हम क्या बोलते हैं, समजात अंग और समवृत्ति अंग। तो समजात अंग किसे कहेंगे और समवृत्ति अंग किसे कहेंगे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो किंतु कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके समजात अंग कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या कह दिया है, समझिएगा ध्यान से। उदाहरण के लिए भेड़, चमगादड़ और चीता और मानव सभी स्तनधारी के अग्रपाद की उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका समजात अंग कहते हैं कि जिनकी उत्पत्ति क्या हो, आपकी समान हो आपके, लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका समजात अंग कहते हैं। तो ये बता सकते हैं। और आगे सुनिए ध्यान से। समान दर्शाते हैं वे यद्यपि विभिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि प्रगंडिक, ह्यूमरस, प्रकोष्ठिका,
अल्ना तथा अल्ना मणिबंधिका और कार्पस करामिका मेटाकार्पस तथा अंगुलिस्ट फैलेंजेसिस आदि भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न भिन्न रूप ले लेती हैं, जिन्हें हम अपसारी विकास या और यह संरचनाएं समजातीय होती हैं जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं। तो बता सकते हैं कि समजात अंग ऐसे अंग जिनके कार्य उत्पत्ति समान हो किंतु कार्य क्या हो आपके भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं आपके समजात अंग कहलाते हैं। तो या बता सकते हैं जैसे अग्रपद के लिए दिया गया है कि चमगादड़ के अग्रपद, व्हेल मछली के जो फिन है और चीता के अग्र पैर हैं और आपके मानव के अग्र हाथ हैं। तो ये क्या होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य क्या होते हैं आपके भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका समजात अंग कहते हैं। ऐसे दूसरा आता है आपका समवर्ती अंग, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो, क्या हो जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य क्या होते हैं समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका समवर्ती अंग कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा यहाँ पर। तो समजातता कहते हैं इसे अन्य उदाहरण कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क की इसी प्रकार से पेड़ों में बिगन बोगनवेलिया एवं क्यूकर बेटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं के कांटों एवं प्रतानों टेंटिकल्स में भी समजातता का प्रदर्शन दिखता है। तुल्यता रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाती है। पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस, अष्टभुज तथा स्तनधारियों की आंखों की है या पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के पक्षों फ्लिपर्स में अनुरूपता है। कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषताओं के कारण जीव के समूहों में ने समान अनुकूली विशेषताओं को चयनित किया क्योंकि उनके कार्य कलाप समान थे, फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। ठीक इसी प्रकार से समजातता भी अपसारी विकास पर आधारित है। तुल्यता के अन्य उदाहरण जैसे शकरकंद, जड़, मूल, आपका रूपांतरण तथा आलू के रूपांतरण भी बता सकते हैं। ऐसे आपका यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया कि तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीनों एवं जीनों की कार्य क्षमता की समानता विविध जीवों के निश्चित क्रियाकलाप एवं सामान्य पूर्वज परंपरा संकेत देती है। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी समझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती हैं जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताएं होती हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर एक आपका एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मॉथ, ये आपके क्या कहलाते हैं तितली की ही एक प्रजाति होती है जिसे हम क्या बोलते हैं मॉथ बोलते हैं। तो इंग्लैंड में से इसके बारे में अध्ययन किया गया और इसका वर्णन किया गया। इंग्लैंड में सबसे पहले आपके सफ़ेद रंग के मॉथ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे क्योंकि वहाँ पर उतना अधिक मात्रा में प्रदूषण नहीं था और प्रदूषण न होने के कारण से वो पेड़ पौधों की पत्तियों के और आसपास के वातावरण में आसानी से छुप पाते थे। किंतु जैसे जैसे वहाँ पर 1800 के से 1900 दशक में आपकी फैक्ट्रियाँ लगी, उन फैक्ट्रियों के दौरान वहाँ बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होने लगा। उन प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों में रंग में क्या होने लगा, धूल मिट्टी कण जमने लगे, जिसके कारण से जो मौत थे वो शिकारी जीवों को आसानी से क्या होने लगते थे, दिखने लगते थे और जिससे उनका बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लगा, शिकार होने लगा। और फिर कुछ समय पश्चात उन मौत में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, एडॉप्टेशन हुआ और उनकी सतह जो वृक्ष के समान काली या आसपास की फैक्ट्रियों के समान आपके काले धुएं जिस प्रकार का रंग, उस प्रकार के वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अडॉप्ट होने लगे, जिसके कारण से वो पेड़ पौधों के रंग रूप के आकार के परिवर्तित हो गए, जिसके कारण से आपकी जो शिकारी जीव थे उनको नहीं देख सके और वो धीरे धीरे क्या होने लगे, तो विकसित होने लगे और जो व्हाइट मॉथ थे वो धीरे धीरे पूरी तरह से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इसके चलते आपके शिकार के चलते, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र दिया, श्वेत पंखों और काले पंखों वाले सलाखों के वृक्ष तने पर के चित्र प्रदूषण रहित और प्रदूषण क्षेत्रों में दर्शाया गया है। तो ये आपके
उस तरह आपके एटमॉस्फेयर को दर्शाया गया है। तो ये आप बता सकते हैं, इसमें यही पूरा औद्योगिकरण दिया गया है कि सलब बच जाते थे और काले सलब शिकारियों को पकड़ में आ जाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक होता है? ध्यान रखिएगा, जो लाइकेन का पौधा होता है वो मुख्य रूप से आपका औद्योगिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। तो ये बता सकते हैं। और इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप कम समय अवधि के केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित होती है, जिनके लिए हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं को सुकेंद्रकी यूकैरियोटिक जीवों के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से आप देखेंगे कि हम घरों में पहले सामान्य रूप से जो मच्छर होते थे वो आपके नॉर्मल धुएं करने से भी क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। फिर उसके पश्चात उनमें धीरे धीरे एंटीबायोटिक और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली गई और आपने देखा कि एक क्रम में पहले आपकी क्या आती थी, धुएं से नॉर्मल भाग जाते थे, नीम के धुएं से भाग जाते थे। फिर उसमें आपके आने लगी जेड टिकिया आने लगी, उससे लोग भगाते और मर जाते मच्छर, तो उससे भी नहीं। फिर आपकी क्वाइल्स आने लगी, उन क्वाइल्स से मच्छर भागने लगे। फिर धीरे धीरे उनके प्रति उनके अंदर भी क्या होने बन गई, एंटीबॉडीज बन गई और वो धीरे धीरे बचने लगे। फिर आपकी देखिए अनेक प्रकार की अगरबत्ती, फास्ट कार्ड और आपके ऑल आउट अनेक प्रकार के उसके प्रोडक्ट आने लगे। फिर भी आज भी मच्छर की संख्याएं कम नहीं हुई और वो धीरे धीरे अडॉप्ट हुए और उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपने आप को परिवर्तित कर सके। और आगे सुनिए, सुकेंद्रकी यूकैरियोटिक जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते रहे। बहुत जल्दी ही, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों की समय अवधि में प्रतिरोधक जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। यह एक मानवोद्भिद क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण भी है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभव प्रक्रम है जो कि प्रकृति के संयोग से अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग अन्य उत्परिवर्तन म्यूटेशन की अवधारणा ध्यान रखिएगा। तो म्यूटेशन की अवधारणा सर्वप्रथम आपकी किसने प्रस्तुत की थी? हुगो डी व्रीज ने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी? हुगो डी व्रीज ने प्रस्तुत की थी तथा इसका वर्णन किया और उन्होंने बताया कि किसी भी जीव के जीन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, आपका म्यूटेशन कहते हैं, जिसे आपका अनुकूली विकिरण के रूप में जाना जाता है, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर जीव जंतुओं के रहन सहन और भोजन के आधार पर उन जीवों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये आपके फिंच पक्षी की चोंच में विविधता, जिससे आपके इरेस्मस डार्विन ने इसका पूरा वर्णन किया। फिर उसके पश्चात आपके चार्ल्स डार्विन ने, जिसमें गैलापागोस द्वीप में इसका परिवर्तन देखा गया कि अलग अलग क्षेत्रों पर उत्पन्न होने वाले जो फिंच पक्षी थे वो अलग अलग क्षेत्र में रहते थे और अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, जिसके कारण से उनकी चोंच में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन को यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। और फिर आपके कैसे मानवों की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, तो इसमें जैव विकास कैसे हुआ, जीवों का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, इनके बारे में यहाँ पर पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे और हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत के साथ साथ आपके विकासवाद का, डार्विनवाद का सिद्धांत और लैमार्कवाद का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। विकास का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विकास कितने वर्षों में कैसे विकसित हुआ, इसमें पेड़ पौधों का कैसे विकास हुआ और साथ साथ जीव जंतु, रेप्टाइल्स, केचुए, कैसे इनका विकास हुआ, पक्षी, आपके डायनासोर कौन सी युग में किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई, तो इनके बारे में। और फिर अंत में हम पढ़ेंगे मानव का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इनमें विकास हुआ। तो इसके लिए हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के सपने पूर्ण हों और आप सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। थैंक यू।